हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है ना आपको? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में तकरीबन 2000 गुना कम। याद है आपको? और ये इतना कम है कि वी कैन नेगलेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? सो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं। साफ साफ सुनना, अगर अकेले इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो कोई अकेले कैसे नेग्लिजिबल हो सकता है? हम लोग जब आईआईटी में बीटेक फर्स्ट ईयर में थे ना, तो इस नेग्लिजिबल रिलेटिव के ऊपर एक कंटेंट पढ़ाया गया था। तो अकेला इलेक्ट्रॉन भी बहुत ताकतवर है, किसी की तुलना में वो बड़ा या छोटा होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी लेस। थॉमसन साहब ने कहा था 2000 गुना छोटा होता है। किसने बोला था? थॉमसन साहब ने। बाद में उन्होंने और अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, कैलकुलेशन किया, तो वी हैड फाउंड दैट इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स कम होता है, 1837 गुना कम होता है ना बच्चों? वेरी गुड। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है। ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि नीट के क्वेश्चन में, जेईई मेन क्वेश्चन में पूछा जाता है। नौ चार्ज स्पीसीज के विषय में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ जानी थी हमने। एक बात तो आप पक्का नहीं भूले होंगे, जो मैंने आपसे ये कहा था कि O-2 के ऊपर चार्ज 2 कोलम्ब नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज है। याद है ना आपको? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये निगेटिव आया ही इसलिए है बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। यस, ओके, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए तो एक छोटा सवाल ले लेते हैं चार्ज के ऊपर। आर यू रेडी? ओके, मैंने एक छोटी सी बात और समझाई थी, वो मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका, फिर सवाल देता हूँ। मैंने कहा था बहुत ही मज़ेदार छोटी सी बात बच्चों कि अगर आपको मोल निकालना हो तो पहले तो मैंने कहा था कि जस्ट कंसिडर मोल एज ए एनालॉग ऑफ डजन। यस, मैंने कहा था आपसे कि मोल को हमेशा कंपेयर करना है किसके साथ में? दर्जन के साथ में। जैसे दर्जन निकालना होता है तो मुझे मास दिया हो तो 1 दर्जन के मास से भाग देंगे तो कितना दर्जन निकल जाएगा। मुझे वॉल्यूम दिया है तो 1 दर्जन के वॉल्यूम से भाग देंगे तो निकल जाएगा। मुझे नंबर दिया है, कुछ चीज़ें 1000 या 1,00,000 दी हैं, कितने दर्जन है तो 12 से भाग दो। सिमिलरली अगर आप ये समझ गए हैं मेरी बात को, पता है मैं आईआईटी एडवांस की जब तैयारी कर रहा था उन दिनों मैंने आईआईटी का सवाल देखा था। वो छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, बट आईआईटी का वो 6 नंबर का सवाल दे रहा था। क्या था कि अगर x y से बड़ा है मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े चीज़ों को सॉल्व कर लेती हैं अगर हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं तो। जैसे देखिए x y से बड़ा है और इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस बात से 2 क्वांटिटी दी हुई थी x और y, और प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए कि x इज ग्रेटर देन y। तो x माइनस वाई पॉजिटिव निकाल दिया, कहते कि x इज ग्रेटर देन y। तो छोटी छोटी चीज़ों का शानदार यूज होता है। तो बच्चों मोल, जैसे मैंने कहा ना कि वो हम यूज करेंगे, अगर हमको मास दिया होगा, मास, और हमें मोल निकालना है तो जो चीज़ ऊपर दिया है उसी चीज़ का हम नीचे यूज करेंगे। हम 1 मोल के मास से भाग देंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अगर हमें बच्चों वॉल्यूम दिया है और हमें निकालना है मोल, तो डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। वाओ, ग्रेट। आप लोगों को याद है ना बच्चों? अगर हमें नंबर दिया है तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ 1 मोल। 1 मोल का नंबर कितना होता है बच्चों? एवोगैड्रो नंबर, याद है ना आपको? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ग्रेट। चलिए इसी के ऊपर एक छोटा सा मासूम सा सवाल ट्राई करते हैं। कम ऑन, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन 2.7 किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 आयन। ये क्वेश्चन सभी को ट्राई करना है। गलत सही से फ़र्क जानते मुझे पड़ता नहीं, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने ट्राई किया कि नहीं। ट्राई करते हो तो ज़रूर सीखोगे।
और ये सवाल अगले 1 मिनट आप ट्राई करो और फिर उसके बाद इस सवाल की धज्जियाँ उड़ा देंगे हम लोग। पहले मेरे बच्चे धज्जियाँ उड़ाएंगे और फिर हम। रेडी? चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट टाइम है, 60 सेकेंड। सबको आंसर करना है। 2.7 किलोग्राम एल्युमिनियम प्लस 3 आयन में कितने फैराडे चार्ज है? चलिए मैं इसको थोड़ा प्यार से डिस्कस करता हूँ। चलो रेडी हो जाओ बच्चों, और मुझे सीखने के बाद बताना कि आप लोग समझ गए कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर देने वाला हूँ आपको। रेडी हो जाओ समझने के लिए। जादू जादू देखो, जादू। कम ऑन बच्चों, जादू। एल्युमिनियम प्लस 3, देखो एल्युमिनियम प्लस 3 का अगर 1 मोल होता है बच्चों, 1 मोल होता है, देखो इसके एक आयन में 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये +3 मतलब इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा एक आयन में। अगर 1 मोल होगा तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यस भाई, 1 केला और 1 दर्जन केला, है ना, वैसे ही है। तो अगर ये एक आयन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यस, अगर ये 1 मोल होगा तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। नाउ बच्चों, अभी मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फैराडे, मतलब 3 फैराडे के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 मोल मेरे पास एल्युमिनियम प्लस 3 है, ये बात तो हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं, उसी को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दिया। तो जितना चार्ज है, ध्यान रखो बच्चों लोग, जितना चार्ज है उतना ही फैराडे हो जाता है। अगर मोल में है तो 1 मोल में है तो अगर ये n मोल होगा, कितना मोल? n मोल होगा तो कितना फैराडे होगा? 3n फैराडे। नहीं, तो हमको सिर्फ ये निकालना है कि 2.7 किलोग्राम कितने मोल होते हैं। आपको पता है एल्युमिनियम का 1 मोल का मास 27 ग्राम होता है। कहें गुरुजी कैसे मालूम आपको? क्योंकि मैंने याद किया है। आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको भी याद करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक और कम से कम 3D, जो D का पहला वाला है, पूरा याद कर लीजिए। कैसे नहीं याद होगा? बाथरूम में चिपका दो, स्टडी रूम में चिपका दो, नहाते धोते पढ़ते हंसते खेलते देखते रहो, कैसे नहीं याद हो जाएगा? 1-2 बार लिख लो, कैसे नहीं याद होगा। जब ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर कैसे नहीं होगा, तो मज़ा आता है, फिर सुन के बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग कहते हैं सर कैसे होगा, कुछ कहते हैं सर कैसे नहीं होगा, तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो चलिए, आप लोग तो वो वाले हैं ना सर कैसे नहीं होगा, तो याद कर लेना है 27 ग्राम। हमको मोल निकालना है। क्या दिया हमको? मास। कितना दिया बच्चों? 27 किलोग्राम। किलो मतलब 1000, इतना ग्राम है, और 1 मोल मतलब 27 ग्राम से भाग दे दिया हमने। देखो ये 27, ये कितना हो जाएगा? 100, नहीं ये 2700 हो जाएगा बच्चों। तो 100, इतना मोल एल्युमिनियम प्लस 3 है। तो अगर n मोल होता तो 3n फैराडे, इतना मोल है तो 3 × 100 फैराडे, मतलब कितना फैराडे हो जाएगा? 300 फैराडे। आसान है ना बच्चों? वाओ, क्या आप लोग समझ में आ गया सबको? बोलो यस नो। इसको मैं फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। जल्दी से कैसे करेंगे कि जितना चार्ज है उतना ही फैराडे होता है मोल में। इस कितना मोल हुआ? 2.7 × 1000/27, इतना हो जाएगा। कितना है? 100 × 3 300 फैराडे। अरे ये तो 2 लाइन में आ गया। ओहो, थोड़ा और कोशिश कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव, मतलब तो मुँह जबानी ओरल हो जाएगा। नहीं, हाँ बिटिया देखो, ये 2.7 किलोग्राम है। किलोग्राम 2.7 × 1000, 1 मोल का मास 27, भाग दे दिया 100 आ गया। और जितना चार्ज है 1 मोल में उतना ही फैराडे हो जाता है, 3 फैराडे हो जाएगा जितना चार्ज है। क्लियर? वाओ, थैंक यू। आप लोग समझ गए कि मेरा पहला काम देखो हो गया। अब एक सवाल और ट्राई करो आप लोग, ताकि मैं समझूं कि आपको थोड़ा और समझ में आए। सवाल बनाओ, मैं ऐसे सवाल लिखता हूँ। आपको चार्ज फैराडे में निकालना है। ये सब कुछ से मैं बस इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज कर दूँ क्या? मैं इसको वाइट रंग से रंग दूँ क्या? इसको वाइट से रंग दूंगा तो चेंज हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा दिया, मिटा नहीं रहा हूँ, पता है, मैं इसके ऊपर वाइट रंग दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों, ये क्या है? इन चार्ज इन किसके ऊपर ले लूँ मैं ले लेता हूँ नाइट्राइड के ऊपर, या नाइट्राइड नहीं, ऑक्साइड के ऊपर। ऑक्साइड, ये थोड़ा लिटिल बिट लंबा करता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा लूँ आपसे। CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड है, और इसमें मैंने क्या किया बच्चों? कैल्शियम को हटा दिया, सिर्फ हो गया कार्बाइड -2। ओके, और इसको मैंने ले लिया
1.2 किलोग्राम। इसके ऊपर चार्ज बताना फेराडे में। ये क्या है बच्चों? कार्बाइड है। इसका स्ट्रक्चर बता दूं क्या आपको? ये देखो, ये कार्बाइड है, C2-2। किस काम में आता है? पकाने काम में आता है। क्या आम पकाते नहीं हो कार्बाइड से? और इस पे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलो हंसी खेल में हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, इट्स अ कार्बाइड। चलो बच्चों, तो आपको बताना है कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे इन 1.2 किलोग्राम, दिस इज कार्बाइड। ओके, जस्ट कम ऑन। देखो सबसे खूबसूरत बात क्या है, ऐसा ही सवाल मैंने पीछे दिया तो आप लोग 1.5 मिनट में, मतलब 90 सेकेंड्स में कम लोग कोशिश कर पाए थे, बट अब की बार कोशिश बहुत लोग कर लिए हो। मतलब सबके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आ गई हैं। तो सीखने में कितना समय लगता है? 2-3 मिनट का। 3 मिनट पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। समझे आप? कितना जादू है ना। ऐसे ही जादू चलते हैं, थोड़ा कोशिश किया जाए तो। चलिए बच्चों, हम लोग फटाफट इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमको निकालना है कितना मोल है ये, तो 1.2 इंटू 1000 ग्राम। और हमको पता है ना बच्चों, ये कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम होता है, 2 एटम का मास 24 ग्राम हो गया। 24 ग्राम इतना मोल हो गया। और जितना मोल होगा उसके 2 फेराडे हो जाएगा। बोलो यस नो? क्योंकि ये जो चार्ज होता है उतना फेराडे 1 मोल के लिए होता है। 1 मोल के लिए, इतना मोल के लिए इतना इंटू 2 फेराडे। नाउ देखो बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा कैलकुलेशन। इसमें ये पॉइंट हटा देते, 0 हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200। वैसे रहने दो, 12 दूनी 24, 50, 50 दूनी 100। कितना आसान है, 100 फेराडे। वाह, टू इजी। नहीं, ये 12 है, 0 हटा दो तो 12 दूनी 24, 2 50, 50 दूनी 100। टू इजी, 100 फेराडे। वाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही सवाल है, चेक योर मेमोरी, कैलकुलेट चार्ज इन कूलम। कूलम में चार्ज बताओ आप इन 42 ग्राम ऑफ N3-1। दिस इज व्हाट? दिस इज N3-1 आयन। इसमें जो है आपको बताना है चार्ज इन कूलम। जल्दी करो तो, N3-1। अच्छा, मैं आपको फिर बताऊंगा, जो मैं बीच में आपको स्ट्रक्चर सिखाता हूँ, फॉर्मूले सिखाता हूँ, ये मेरी कोशिश है, दूर दृष्टि है, ये आगे आपको सीखना ही है। तो जब बीच में सीखते रहते हैं तो बाय द इंटरेस्ट सीखते हैं हम लोग, प्रेशर नहीं आता। जब इकट्ठे खूब सीखते हैं प्रेशर आता है। ये सीखते आना अजाइड आयन ना बच्चों। तो ये इसका कितना हो जाएगा? 42 ग्राम, इसके 1 मोल का मास हो जाएगा। और ये 42 ग्राम ही है तो इट्स 1 मोल। तो 1 मोल N3-1, एक चार्ज है तो 1 फेराडे हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 96,500 कूलम। मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छे। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे एटम में चेक करते हैं, या कैसे मैंने कहा ना कि प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं ना जानने के लिए। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊँ। देखो ये दीपिका पादुकोण जी हैं, इनको सब पहचानता है ना। तो ये धर्म पत्नी है श्रीमान रणवीर सिंह जी की, नहीं तो ये इनका साथ हमारे देश में तो लोग नहीं छोड़ते हैं। अमेरिका में तो पता नहीं चलता है कौन किसका पति है, कौन किसका पत्नी है। बच्चों को ही पता नहीं होता है, वो उसके कज़न, ब्रदर, भाई बहन सब होते रहते हैं बहुत सारे। बराक ओबामा साहब का ही देख लो, वो जिसके बेटे थे वो उनकी पत्नी कोई और भी थी, अफ्रीका में फलाना ढिमका, वहाँ ऐसे कल्चर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही सॉलिड कल्चरल देश के हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सब लोग साथ में रहते हैं, मरते दम तक। लड़ते झगड़ते हैं कभी कभी, रहते साथ में। ये हमारे घर की, परिवार की, ये साथ में रहना इनको, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। भारत देश की है तो वैसे न्यूट्रॉन की हालत है। न्यूट्रॉन जो है ना बच्चों, ये प्रोटॉन की वाइफ है। मज़ेदार तरीके समझो, एक दिए हुए प्रोटॉन के नंबर के लिए न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स होता है ना। अब ये दोनों आपस में फिक्स हो गए। ओके, तो वैसे एक दिए हुए प्रोटॉन के नंबर के लिए न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स होता है। किस लिए? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नोट करते रहना, वैसा नहीं तुम दीपिका पादुकोण में ही खोए हुए हो। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी चीज़ सिखाना है, मैं एग्जाम्पल बहुत मज़ेदार ले लिया हूँ। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स होता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, एक दिए हुए प्रोटॉन के लिए। ठीक है, प्रोटॉन के दिए हुए नंबर के लिए न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स होता है ना। अब ये कहानी कहाँ शुरू हुई, जरा सुनो ध्यान से कहानी को बच्चों। ये देखो,
ये कोई न्यूक्लियस है न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में मान लो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन। अब ये देखो मामला क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन, धक्का दे रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो न्यूक्लियस को तो टूट जाना चाहिए, ब्लास्ट कर जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्टली ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको तोड़ने के लिए लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। यू कैन थिंक ऑफ, जब टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंचता है तो हम लोगों का जो है मामला गड़बड़ाने लगता है। 50 डिग्री, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है न्यूक्लियस तोड़ने के लिए। यू कैन थिंक ऑफ कितना स्टेबल होगा। यार इतना स्टेबल हुआ कैसे, यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है इतना स्टेबल कैसे हुआ। ये समस्या हमारी तुम्हारी नहीं बच्चों, ये वैज्ञानिकों की भी थी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है और उस फोर्स की वजह से स्टेबल है। तो बड़ा उसका अध्ययन किया गया, जिसकी पूरी चर्चा न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, हायर स्टडीज़ तक आप पढ़ोगे, और अभी थोड़ी बहुत चर्चा आपको फिजिक्स से मिल जाएगा। मैं सिर्फ नाम उम लेके आगे बढ़ जा रहा हूँ, और ये चर्चाएँ ख़त्म नहीं हुई हैं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर आपको बहुत मज़ा आएगा, आप और पढ़ोगे इसको तो, और आगे चल के पूरी ज़िंदगी लगा सकते हो इसमें आप, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। ओके बच्चों, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि स्टेबल क्यों है, तो उनको मालूम चला कि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि अलग टाइप का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये अलग टाइप का फोर्स है। और ये यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है ना, वो उसके आने से, भाई वॉल्यूम उतना ही है, आपने उसमें न्यूट्रॉन भी भर दिया तो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच की दूरी कम हो जाती है, समझे आप। तो कहते हैं ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वेरी शॉर्ट। मैं कुछ बातें सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में इतना जानना जरूर, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं तो खुद ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन है बड़ी खूबसूरत चीज़ बच्चों। मतलब पूरी ज़िंदगी झोंक सकते हो इसको सीखने में, इसको जानने में, गजब की चीज़ है ना। अब समझ सकते हो कि एटम बम वगैरह में कितनी, न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी एनर्जी मिलती है यार, कितनी एनर्जी मिलती है। मैंने हिरोशिमा वाला वीडियो देखा था, आप भी कभी देखना, इंटरनेट पे अवेलेबल है, दहल जाएगा, जी दहल जाएगा। एक आग का गुब्बारा उठता है जो लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं, एक झटके मर जाते हैं, बाप रे इतनी एनर्जी निकलती है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यूक्लियस बहुत खतरनाक स्टेबल होता है, और इसको तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अब वो क्यों स्टेबल है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सिर्फ तो नहीं है, नहीं तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए था। तो इसमें बच्चों वेरी शॉर्ट रेंज का फोर्स लगता है। तो इसमें जब न्यूट्रॉन लाते हैं, न्यूट्रॉन रखते हैं, तो इसके बीच की दूरी घटती है और पास आ जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हो जाता है। नहीं दूर होंगे और न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि छोटे दूरी में ही ये काम करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फोर्स जो है बच्चों, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सभी के बीच में लगता है। मतलब वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, इन तीनों पे लगता है। तो जो न्यूट्रॉन लाए हैं ना, इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा लाना शुरू हुआ, और वो स्टेबिलिटी करता है। तो ये जो लिखा मैंने वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स ने, इसका मतलब एक और भी है कि बहुत छोटे अंतराल में लगता है। मतलब अगर दूरी को बहुत घटा दिया जाए तब भी अनस्टेबल हो जाएगा, और बढ़ा दिया जाए तब भी अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिए मेरी बात को, बहुत ध्यान समझिए। मान लो एक कमरा है, ये कमरा तो है, इसमें मानना क्या है नहीं, समझो मैं क्या बोलने वाला हूँ बच्चों। इस कमरे में मैं लोगों को बुलाऊँ, और ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा लोगों को, तो फिर क्या होगा, लोगों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। और लोगों को कम करूँ तो लोगों की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी एक पर्टिकुलर रेंज में होगा तो न्यूक्लियर फोर्स प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा। इफ़ the distance between these nucleons, among these nucleons will be less or more than that, the nuclear force will be ineffective, वो प्रभावशाली नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि for given number of proton there will be a given number of neutron। एक प्रोटॉन के दिए हुए नंबर के लिए न्यूट्रॉन का एक नंबर होगा जिसके लिए वो दूरी मिलती होगी और जिसके लिए न्यूक्लियस स्टेबल होता होगा। और न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो एटम टूट जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मामला खत्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। मैंने आपको भी ये समझाया कि प्रोटॉन के दिए हुए नंबर के लिए न्यूट्रॉन का एक नंबर होता है। बच्चों अब उस नंबर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये देखो, अभी उस पर आता हूँ ग्राफ के ऊपर। तो कहते हैं एटॉमिक नंबर 20 तक होने के लिए, प्रोटॉन की संख्या 20 तक होने के लिए बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे देखो, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। क्यों? अब प्रोटॉन अकेले है तो कोई रिपल्सन भी तो नहीं है। नहीं, बात समझे आप। तो बाय द वे इसकी चर्चा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे करना होता है और इतना छोटा सिलेबस नहीं है बच्चों। तो प्रोटॉन की संख्या 20 के लिए न्यूट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन के बराबर होती है, या हम ये बोल दें न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन की वैल्यू 1 होती है। होती है मतलब क्यों होती है? न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस अप टू प्रोटॉन की संख्या 20 के लिए न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू 1। और 20 से 83 के लिए, फ्रॉम 20 टू 83 बच्चों, n बाई p की वैल्यू 1 से लेके 1.5 से कुछ ज़्यादा, मतलब 5, 1, 5 ऐसे कुछ है तक हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन इफेक्टिव हो जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए न्यूट्रॉन ज़्यादा चाहिए होता है, तभी तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो बढ़ गया। तो जैसे से बड़े बड़े साइज के एटम होते हैं ना, तो उनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होने लगती है, और ये बढ़ के देखो 1.5 गुना तक हो गया है। नहीं, चलिए हम लोग इस पर सवाल करेंगे और आप सोचते रहिए। तो बच्चों n बाई पी की वैल्यू 1 से लेके 1.5 तक हो जाती है, ठीक है। 20 तक 1 रहता है, उसके बाद 20 से लेके 20 टू 83 इट्स 1.5 से थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड 83 के बाद ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन करते हैं, जिनके विषय में हम सभी लोग जानते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बच्चों ना, तो आपको न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, ये जानते हैं ग्राफ में इधर है न्यूट्रॉन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, और इधर है प्रोटॉन की वैल्यू। ओके, इधर है न्यूट्रॉन की वैल्यू, इधर है प्रोटॉन की वैल्यू। और ये जानते हैं ये ग्राफ है, ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन खींचा गया है। इस लाइन पे अगर कोई होगा तो उसमें जितना न्यूट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। मतलब Z इज इक्वल टू n, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और n मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो बच्चा लोग बहुत ध्यान समझना कि एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए, और जानते जो झलमल बनाया गया है क्या है, ये बनाया गया है कि अगर ये, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी बेल्ट। मतलब ये एक बेल्ट है, बहुत ध्यान से बच्चा लोग, ये एक ऐसे न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन के रेशियो के लिए एक बेल्ट है। वो पैंट का बेल्ट नहीं यार, ये बेल्ट है। बेल्ट मतलब रेंज होता है, दायरा। बेल्ट है जिसमें अगर कोई कोई एटम आके गिरता है तो उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लेकर के वैज्ञानिकों ने ग्राफ ड्रॉ किया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट। इट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी बेल्ट। तो अगर न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो इस रेंज में आता है डिफरेंट एटम्स के लिए, तो वो स्टेबल होगा, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। तो अगर इस बेल्ट से ऊपर आया, मतलब किसी के n, मान लो किसी के प्रोटॉन का नंबर 20 है या इतना है, प्रोटॉन का नंबर इतना है और उसमें न्यूट्रॉन इतना हो गया, ये तो बेल्ट में है ही नहीं, या इतना हो गया तो ये भी नहीं है, तो उसका न्यूक्लियस क्या हो गया? अनस्टेबल। वो तभी स्टेबल होगा जब उसका इस रेंज में आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बताया कि अगर किसी के न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन के वैल्यू का इस रेंज में आता है तो वो स्टेबल होगा, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। और अभी ग्राफ में हमने क्या सीखा कि यस, कि अगर 20 के लिए वो 1 वाले रेंज में आता, देखो 20 के लिए 1 में आ गया है, और 83 तक जाएंगे हम लोग, देखो ये 1.5 पहुँच गया, ये 1 से ऊपर चला गया। ओके, इसका एक रेंज है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब 1.5 तक चला गया। ओके, और उसके बाद वो इसमें आते ही नहीं है सब, मतलब ये इधर उधर रहते हैं। तो अगर कोई एटम, बहुत ध्यान सुनना रे बच्चा लोग, मैं जब पढ़ाई करूँ तो ऐसे सुना करो जैसे लाइफ टाइम पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मैं हर चीज़ में तुम्हें साइंटिफिक बनाने की कोशिश करता रहता हूँ।
और मैं जैसे दो पढ़ाई होती है, क्या कि तुमको बहुत सारा फैक्ट दे दिया, डेटा रटवा दिया तुमको। दूसरा क्या, तुम में कैपेसिटी बिल्डअप करना, तुमको इस योग्य बनाना कि तुम खुद ही समझ सको कि क्या चीज़ है। मतलब तुम जो नया चीज़ पढ़ो, नया क्वेश्चन ट्राई करो, नया थियरी पढ़ो, तो तुम सोचना शुरू करो, अच्छा इसका मतलब ये हो सकता होगा, ये हो सकता होगा। मेरी प्रयास ये होती है, और मुझे लगता है कि सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप जब पढ़ो तो इसको अच्छे से नोट करना, लिख लेना, ताकि ये दिन, ये पढ़ाई आपके लाइफ में कन्वर्ट हो। चलिए अब बात करते हैं कि इस बेल्ट में कोई आएगा तो वो स्टेबल होगा, और इस बेल्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। और इस बेल्ट में नहीं आएगा तो स्टेबल नहीं। मतलब अगर कोई एटम इस जगह में आता है तो एक दिए हुए प्रोटॉन के नंबर के लिए न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया। किससे? प्रोटॉन से? अरे नहीं, प्रोटॉन से हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं। हम किसे कंपैरिजन कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए वी आर कंपेयरिंग। देखो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल होगी तो यहाँ पर होगा। सो वी आर नॉट कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन विद प्रोटॉन, but we are comparing for stable nucleus, right? So for being stable nucleus, I just again mark it with the different yellow color. For being stable nucleus, for a given number of proton, number of neutrons should lie in this range. ना बच्चों, इस बेल्ट में होना चाहिए। अगर वो इसके ऊपर हो गया तो भी अनस्टेबल, और नीचे हो गया तब भी अनस्टेबल। तो एटॉमिक नंबर 83 के बाद जितने होते हैं सबके इस बेल्ट में लाई नहीं करते, राइट? सभी के नहीं लाई करते, तो सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर ये ऊपर हुआ तो न्यूट्रॉन जितना चाहिए स्टेबल होने के लिए उससे ज़्यादा है, जितना चाहिए, प्रोटॉन से नहीं, जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा है। और अगर और अगर वो इधर आया तो न्यूट्रॉन स्टेबल होने के लिए जितना चाहिए उससे कम है। तो आप क्या ये सब बातें नोट कर लिए बच्चों? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं, मज़ा आया कि नहीं हमको ये बताओ तुम पहले। मज़ा आया? आना चाहिए। अगर तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ और मज़ा नहीं आ रहा है तो देखो फिर तो कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मज़ा आना चाहिए, है ना? मैं चूँकि साइंटिफिक होने की कोशिश करता हूँ। पर आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, आपको मज़ा आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्टेबिलिटी बेल्ट का मैं फिर से इसको मिटा देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका एक बार पिक ले लें, ये आपको फिजिक्स में भी काम देगा और केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली देगा ही देगा, ठीक है? चलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट, चेक योर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन इंटरटेनमेंट होते हैं, गाना टाइप में, है ना? तो मरकरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको पता ही होगा सारे मेटल क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड होते हैं। मरकरी क्या होता है? लिक्विड। इधर ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड, राइट? तो मरकरी इज द ओनली मेटल, ये याद कर लो यार, एक बात भी याद हो गया कि कौन सा मेटल लिक्विड होता है? मरकरी होता है। हैज़ 80 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, एंड फॉर इट्स न्यूक्लियस टू बी स्टेबल एन बाई पी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, 1.5125। तो फॉर Hg+2, Hg+2 के लिए कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको बताया कि मरकरी लिक्विड है, उसमें 80 प्रोटॉन होते हैं। सो एंड टू फॉर इट्स न्यूक्लियस टू बी स्टेबल एन बाई पी शुड बी 1.125। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फॉर Hg+2। तो अच्छा, पढ़ते पढ़ते जब थक जाया करो ना, पढ़ाई इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट का पार्ट है ना, बोर होने का नहीं। थक जाया करो ना तो गाना गाया करो। मैं हमेशा गाना गाया करता था। जानते कौन सा? मुझे बहुत पसंद है ये वाला सॉन्ग, सबको आता है। कौन सा? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब जब भी ये गाना गाओ ना, अंदर से आदमी पूरा रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है। मैं बहुत ज़्यादा ये सॉन्ग मेरी लाइफ में बड़ा तब्दीली लाया है, बहुत मज़ा आया था। आपको भी क्या? मज़े लेते रहा करो। चलिए कम ऑन नाउ, मैं आपको सॉल्व बताता हूँ फिर। कम ऑन एवरीवन। तो बच्चों बड़ा आसान है यार, मुझे तो आंसर लिखने का मन कर रहा है। क्या आपको पता है कि अगर मैं फिर बोल देता हूँ, ध्यान सुन लो, अगर हम लोग प्रोटॉन की संख्या को बदल दें, इफ़ यू चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम विल गेट चेंज।
तो ये मरकरी का तो मरकरी ही रह गया, इसका मतलब प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 80. Okay, now it's a +2 charge. +2 means the proton is more than electron. We should say electron is less than proton by number 2. So it is 80. प्रोटॉन का नंबर फिक्स होगा जब तक एटम वही का वही है. अब इलेक्ट्रॉन का नंबर आगे पीछे हो सकता है. ये +2 है तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 से कम हो गया, इट विल बी 78. तो पूछा गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. सो ये भी ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाए उसी ऑर्डर में आंसर करना है. अब न्यूट्रॉन कितना होगा, हमको पता है कि न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.5125. सो फ्रॉम ईयर न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं. प्रोटॉन इज 80 इंटू 1.5125, तो ये 121 आ गया है. ओके, आसान है, आप सभी लोगों ने कर लिया. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट एक और सवाल कर लेते हैं. Rhenium is a metal which is with 75 number of protons in its nucleus. For its nucleus to be stable, ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं, टाइम लॉस हो जाएगा. आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पर ट्राई कर लेना. ओके, ये वैसे ही सवाल है बिल्कुल एग्जैक्टली. मैं सोच रहा हूँ कुछ आपको और पढ़ा देता हूँ. आई बिलीव कि आप लोग पक्का कर लोगे. ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ. नाउ एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऐसा कोई नंबर, बहुत ध्यान सुनो, प्यार सुनो, ऐसा कोई आंकड़ा, ऐसा कोई नंबर जिससे किसी का आइडेंटिफिकेशन हो, पहचान हो. जैसे अभी आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो या जिस स्कूल में रह रहे होगे तो आपके स्कूल का कोई एडमिशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो नंबर पूरे स्कूल के इतिहास में किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा. रोल नंबर तो होता है ना, 20 बैच का रोल नंबर है. जैसे मैं IIT में था तो मेरा रोल नंबर था 2003-0310. अब जैसे 2003 में ईयर में IIT में गया था, 03 मेरा डिपार्टमेंट का कोड था, 10, तो ये नंबर फिर सिर्फ मेरा ही होगा और किसी का नहीं हो सकता. क्यों? अब 2003 में मेरे डिपार्टमेंट में 10वां रोल नंबर तो मेरा ही होगा और किसी का होगा ही नहीं. इट्स ए यूनिक नंबर. तो उससे उस बंदे के विषय में हम जानकारी कर सकते हैं. ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ? ये जो एटॉमिक नंबर है बच्चों ना, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये भी एटम का प्राइवेट नंबर है. इस नंबर से एटम की पहचान होती है. मतलब अगर मैं कहूँ कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर इतना है, 20 है, 30 है, 15 है, तो वो एक ही एटम होगा. समझे आप? सो एटॉमिक नंबर इज ए नंबर विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एटम, जिससे एटम की पहचान हो. वो नंबर सिर्फ और सिर्फ एक एटम का होगा. ओके बच्चों, तो अब ऐसा, और ये नंबर है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, है ना. दूसरा, अब ऐसा कौन सा नंबर हो जो कि जिससे एटम की पहचान हो? बताऊं बच्चों मैं आपको, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाए, जैसे देखो सोडियम +1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11. इसमें कितने हैं? 10. इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 11. इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 11. तो देखो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर चेंज भी हो जाए, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम विल रिमेन सोडियम वेदर इट इज न्यूट्रल और चार्ज. बट अगर ये चेंज हो जाए तो मामला घबरा जाता है. सोडियम क्यों रह गया? बिकॉज दोनों केस में प्रोटॉन सेम है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बच्चों, नियॉन का केस लेते हैं. यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन 10 हैं. तो ये दोनों देखो, इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन एटम बदल गया. ये सोडियम है, ये नियॉन है नहीं. और देखो ये प्रोटॉन चेंज, ये क्यों एटम बदल गया? बिकॉज प्रोटॉन चेंज हो गया. तो प्रोटॉन के चेंज होने से एटम चेंज हो जाता है. इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से एटम चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन के सेम रहने से भी एटम सेम नहीं होता. तो इलेक्ट्रॉन से एटम की पहचान नहीं होती है. किससे होती है? प्रोटॉन से. ओके, नाउ कुछ और, मैं अगर कोई बात करें न्यूट्रॉन की, चलिए वही बात कर लेते हैं हम लोग. न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड नहीं करता, आपको पता ही है बच्चों. कार्बन 12 या कार्बन 14 कर लो, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों ही कहानी देख लो आप. मैं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 6. यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 7. यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8. यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7. तो आप देखो बच्चों, या मैं ऐसा करूँ कि यहाँ ये 8, दोनों संख्या बराबर हो जाए. मैं नाइट्रोजन 15 ले लेता हूँ.
मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो यहाँ फिट बैठे बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं नाइट्रोजन 50 ले लिया, ये कितना होता है 8। अब देखो इन दोनों के पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, लेकिन ये कार्बन है और वो नाइट्रोजन है। बात में समझ आई क्या? न्यूट्रॉन सेम है फिर भी एटम अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज प्रोटॉन अलग अलग है। मैं आपको यहाँ ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन सेम रहे चाहे अलग रहे, एटम बदल सकता है। न्यूट्रॉन सेम रहे चाहे अलग रहे, एटम बदल सकता है। पर प्रोटॉन अगर सेम रहेगा तो एटम सेम रहेगा, प्रोटॉन बदल जाएगा तो एटम बदल जाएगा। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे एटम की पहचान हो, और एटम की पहचान किससे होगी? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एटम कैसा होता है? न्यूट्रल, अगर उसमें कोई चार्ज नहीं होता तो फॉर्चुनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो उस केस में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, बट ये कंडीशनल है। कब ऐसा होगा? जब एटम क्या हो बच्चों? न्यूट्रल हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट क्या हुआ। प्रोटॉन, ये मैंने बताया आपको कि प्रोटॉन से एटम का आइडेंटिफिकेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो अगर हमको एटॉमिक नंबर दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, और ये सब चीज़ें हम जानते हैं। चलिए कमान नाउ मास नंबर की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर एक नंबर है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। क्यों? अगर न्यूट्रल है तो बराबर होंगे, चार्ज होगा तो वहाँ से हम लोग कर लेंगे, निगेटिव होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव होगा उतना कम हो जाएगा। ये तो मैं ऑलरेडी किए हुए हैं अभी। यस, मास नंबर बच्चों, मास नंबर इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर, अब ये भी नंबर है यार, तो नंबर है तो यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। नंबर है तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, है ना? नंबर का कोई, मैं कहूँ कितने लड़के हैं, कहें 40, 40 क्या किलोग्राम, 40 मीटर, 40 सेकेंड, नहीं यार 40 यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो मास नंबर है, इसको ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या है बच्चों? नंबर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mass of the atom, which is responsible for mass of the atom, जो एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मास नंबर। अब एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा नंबर होगा? चलो थोड़ा एटम को अध्ययन किया जाए, है ना? ये एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन है भाई? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है खूब सारे, और बाहर कौन चक्कर मार रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। मैं कहूँ तुम्हारा मास क्या होगा? तो तुम्हारे बॉडी में जोड़ दिया है सबका मास, हाथ पैर किडनी लीवर सबका मास जोड़ दो, धड़ा वड़ा सिर उर सबका, तुम्हारा मास आ जाएगा, है ना? तो नाउ अगर हमको बच्चों इस एटम का मास निकालना हो तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन तीनों का मास जोड़ दोगे तो एटम का मास आ जाएगा। ओके, नाउ अब आपको तो पता ही है बच्चों ना, मैं कहूँ कि तुम नहाने के पहले और नहाने के बाद अपना मास लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कैसे थोड़ी गंदगी घट जाएगी तो मास घट जाएगा वो नेग्लिजिबल है ना यार, है ना? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम का मास जो होता है इज करीब करीब इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर डिपेंड करता है। बोलो यस नो? एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर डिपेंड करता है। नो, अब इस बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों हमने हटा दिया बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम है, इतना कम है कि उसको कंसिडर करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नाउ आपको मालूम है ना बच्चों कि एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर। ये तो पता ही है आप लोगों को, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो मान लो मैं जो एटम लिया हूँ, इस एटम में मान लो इस एटम में X प्रोटॉन है, हाँ, और इसमें Y न्यूट्रॉन है। X क्या है? प्रोटॉन, Y न्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू क्या लिखा? मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास
1 AMU, 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU, x प्रोटॉन का मास x AMU। x क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, और ये y न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा? y AMU। y न्यूट्रॉन का मास y AMU। x और y क्या है? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें देखो अगर बच्चों तो x प्लस y AMU, ये क्या निकल गया? ये मास ऑफ एटम निकल गया। थोड़ा इसमें अप्रोक्सीमेशन है, इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट किया गया है। तो मैंने कहा था ना, अगर तुम 2000 किलो आलू खरीदोगे तो 1 किलो आलू क्या औकात है? वैसे तो इलेक्ट्रॉन है यार, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट कर लेते हैं। बाय द वे बच्चों, ये जो नंबर है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू AMU। ये क्या है? मास ऑफ एटम। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों? ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कौन सा नंबर है जिसके ऊपर एटम का मास डिपेंड करता है? वो ये नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया मास नंबर। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने आपको डिटेल देखो, मैं सिर्फ रटवा नहीं रहा, जैसे आपने शायद बचपन में कहीं पढ़ा होगा कि ये ऐसा होता है। मैं डिराइव कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आपके दिमाग के अंदर भरने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का। और इसीलिए बच्चों, अगर हम लोग A में से Z निकालते हैं, A माइनस Z, तो N प्लस P माइनस P इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, क्लियर? चलिए अपनी जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये मास ऑफ द एटम हो गया ना बच्चों। तो मास ऑफ द एटम, एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू क्या निकाला हमने अभी? AMU। देखो ये लिखा ना आपने लिखा AMU। ए क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर? चलिए, एटॉमिक मास AMU। तो एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। जैसे देखो ऑक्सीजन 16, ऐसे लिखते हैं ना, ऑक्सीजन 16। अच्छा ये देखो जरा, तुम्हें थोड़ा और मज़ेदार बातें बताऊं मैं। मज़े लो यार, मज़े लो, आओ सीखते हैं, मज़े लेते हैं साइंस के साथ में। ऑक्सीजन 16 जब लिखते हो ना, ये लिखना कितना व्यवहारिक है। हाउ प्रैक्टिकल, हाउ साइंटिफिक इज दिस। वंस वी से ऑक्सीजन, इट मीन्स वी आर श्योर अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। I mean, for any atom, the number of proton has to be fixed. So once we are saying oxygen means proton has to be 8. It's a fix. Now, अब बाकी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। अब देखो, अब जो चार्ज है कुछ नहीं चार्ज है, तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, 8 हो गया। अब यहाँ हमने क्या दिया? मास नंबर। तो ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन 16, इससे मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 16। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? वो भी 8 हो जाएगा, 2 है। तो बच्चों ये क्या होता है? मास नंबर। ऐसे एटम को लिखा जाता है ना, लिखा जाता है बहुत सारे एटम को, बताऊंगा आपको। कि पूछे इसके एक एटम का मास बताओ, बोलेंगे क्या होता है? AMU, 16 AMU। मतलब कहीं नहीं समझ में आया, ये मास है। हाँ, कहीं AMU तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है कि नहीं यार, AMU होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। नहीं, अब समझ में आया कि हाँ वो ये है क्या, इतना ग्राम हो गया ऑक्सीजन के एक एटम का मास। क्लियर? जैसे मैं कहूँ बच्चों यूरेनियम 238, नाउ इट्स वेरी क्लियर। यूरेनियम कहते ही एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स हो गया, एंड ये हमने कर लिया। तो ये एक एटम का मास है यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238, इसका अगर एक एटम का मास निकालना हो तो इट विल बी 238 AMU। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं कुछ और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी बातें और कर लिया जाए। बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। बी रेडी, बी अलर्ट एवरीवन। ओके, नाउ सी, रेडी हो जाओ, कम ऑन। तो मैंने क्या बताया बच्चों
एक एटम का मास कितना होगा, AAMU, एक एटम का। अगर मुझे 2 एटम का मास निकालना हो तो उसमें 2 से गुणा कर दोगे, 3 का निकालना हो तो 3 से गुणा कर दोगे, 1 दर्जन का निकालना हो तो 12 से गुणा कर दोगे। समझ रहे हो ना क्या चाह रहा हूँ मैं 1 मोल का निकालना चाह रहा हूँ। मैं कहूँगा मास ऑफ 1 मोल एटम, मोल एटम है ना, ठीक है, 1 मोल, इसको 1 मोल से गुणा कर दोगे। दिस इज इक्वल टू AAMU, तो 1 एटम का हुआ। अब 1 दर्जन का होता तो हम 12 से गुणा करते, नहीं, अब 1 मोल का है तो हम 1 मोल से गुणा करेंगे, और 1 मोल कितना बच्चों, एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। आपको तो पता ही है, क्या पता है, फिर से दोस्त देख लो जिन लोगों ने AMU ने, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1 एवोगैड्रो नंबर ग्राम, इतनी वैल्यू होती है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 ग्राम। वाओ, देखो ये क्या है, AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया, ग्राम, A ग्राम हो गया। किसका मास, 1 मोल एटम का मास। अरे 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 देखो क्या निकल गया भाई। लेट्स सी वंस मोर। तो क्या हुआ कि मास ऑफ 1 एटम इज AMU, सो मास ऑफ 1 मोल एटम इज, जस्ट मल्टीप्लाई बाय द 1 मोल, यस, तो AMU इंटू 1 मोल, 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम। Likewise, as you see here, AMU, this is definition of AMU. AMU is equal to 1 by Avogadro number gram. So just multiply these two as a 1 gram, है ना। अरे वाह, now let's see, let's discuss it. ये आप पहले नोट कर लो ठीक से, ये क्या है, तो फिर थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों। Let's see it, let's focus it. Mass of 1 atom is AAMU and mass of 1 mole atom is A gram. Wow. Let's just have little bit fun with it, थोड़ा खेलते हैं इसके साथ। Let's have सी बच्चों, for case of uranium 235, for case of uranium 235, let's see it. So if you have to calculate mass of 1 atom, mass of 1 atom, so that will be mass of 1 atom is 235 AMU, है ना। and how much is AMU, we all know 235 into 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम, that's it. Wow. And mass of 1 mole atom, mass of 1 mole atom, 1 mole atom, for 1 atom it is 235 AMU, and for 1 mole atom it will be 235 ग्राम, that's the difference. फिर से सुनो बच्चों, एक एटम का जो मास होता है वो AAMU बराबर होता है, और 1 मोल एटम का मास जो होता है उतना ही ग्राम हो जाता है। ये मैंने आपको भी निकाल के दिखाया है। आपको समझ में आया बच्चों, एक एटम का मास उतना ही AMU होगा, एंड फॉर 1 मोल उतना ही ग्राम हो जाएगा, राइट। एक जैसे कहें सर ये क्यों हो रहा है, तो जस्ट सी, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। कई लोग कह रहे हैं सर फिर से बता दीजिए, चलो फिर देता हूँ। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू, अब आपके रिवीजन के लिए AAMU हो गया ना बच्चों। तो मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम में क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर देंगे भाई, 1 मोल में इससे गुणा कर दोगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस ग्राम, सो इट विल बी A ग्राम। इज दैट ओके। नाउ चेक, अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं आगे बढ़ने के पहले एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट एटम्स। सो सी बच्चों, चलो ध्यान सीखो, फटाफट सीख लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, अगर कोई एटम है बच्चों x इज एन एटम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, मास नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे उसका चार्ज लिखते हैं। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिखोगे, कोई चार्ज होगा तो चार्ज लिख दोगे, प्लस माइनस अगर कुछ है तो। कुछ ये भी रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं,
बट इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन और कैन नॉट, बट ये दोनों जरूरी है। जैसे अगर मुझे आयरन का लिखना हुआ, आयरन, तो मैंने आयरन का सिंबल बना दिया और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 26 यहाँ रख दिया, मास नंबर 56 मुझे पता है मैंने यहाँ रख दिया, चार्ज अब मान लो न्यूट्रल है, मान लो ये +3 आयरन +3 है, मैं आयरन +3 यहाँ रख दूंगा। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, इनको माइनस कर दो, तो 6 में 6 गया 0 और 5 में 2 गया 3, इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इट्स ऑप्शनल, यू कैन डू और नॉट। ओके, मैं कहूँ क्लास में 40 लड़के हैं, मैं कहूँ मैं 40, एक बच्चा 40 किलोग्राम का है, क्या दोनों सेम बात है? नहीं, मास नंबर इज अ नंबर, मास नंबर इज अ नंबर, वेयर इज एटॉमिक मास एक मास है, वैल्यू है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि नाइट्रोजन 14 सी, इसका मास नंबर 14 है, इट्स मास नंबर इज 14। क्या 14 क्या जस्ट नंबर, यूनिटलेस। सौभाग्य से ऐसा हुआ, फॉर्चुनेटली इट हैज हैपेंड दैट mass of one atom, it's fortunately it has happened, mass of one atom is equal to 14 AMU. Now mass is 14 AMU, not 14. 14 AMU means it's a 14 into 1.67 into 10 की power minus 24 gram. Now you can see, if you multiply this value, it will not equal to a 14. Okay. So I think it's now clear to you. Okay, good. So let's try some problem बच्चों, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। Which has maximum number of atoms? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से किस में एटम्स की संख्या मैक्सिमम है? टाइम इज 90 सेकेंड्स। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम दे रहा हूँ आपको, बताना है आपको किस में नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सबको आंसर करना है। कम ऑन एवरीवन, ये सवाल एक परीक्षा में पूछा गया है, उस परीक्षा का नाम लिख दूं क्या मैं यहाँ पर? उस एग्ज़ाम का नाम है नीट। अब सोचो कितने लड्डू क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन लड्डू नहीं आते, कुछ लड्डू सवाल भी आते हैं जो कि जनहित में जारी होते हैं, फॉर पब्लिक वेलफेयर। यस, लास्ट 15 सेकेंड्स, कम ऑन। अच्छा 90 सेकेंड दिया था क्या मैं? इतना आसान है कि टाइम बढ़ा दिया मैं। Come on, good. Now time is over. Very good. Answer is A. Answer is A. Why? Because you know it's a 1 mole. 56 हो गया. It's again 1 mole. It's a 1 mole. Here it's a 2 mole. नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों? कितना मास दिया है? 24 बाई 1 मोल का मास 12 डिवाइड किया कितना है? 2 मोल्स आया। हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल ज़्यादा है तो नंबर भी ज़्यादा होगा। कितना होगा? 2 मोल के बराबर। 2 मोल्स मतलब 2 × 6.022 × 10 की पावर 23 कार्बन एटम, यानी सबसे ज़्यादा हो गया। बाई केस में 1 आ रहा है, राइट। ये बड़ा शानदार अभी मैंने कहा ना कि 1 मोल का मास, उसी बात को लेके हम लोग बहुत साइंटिफिक पढ़ाई कर रहे हैं ना। जैसे मैं कहूँ कि नाइट्रोजन 15 इट्स अ मास नंबर। बहुत ध्यान समझना, मैं उसी को यहाँ लेके कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। सो 15 AMU इज मास ऑफ 1 एंड 15 ग्राम इज मास ऑफ 1 मोल। क्लियर? मतलब 15, जैसे मैंने इसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया ना, 15 ग्राम, सो इट्स ए मास ऑफ 1 मोल, इट्स फॉर 1 मोल। तो इसी को ध्यान, मतलब जब इसे ग्राम में लिखते हैं बच्चों, ये मोल के लिए हो जाता है, और इसको AMU लिखते हैं तो एक एटम के लिए होता है। इसी बात को लेकर के वैज्ञानिकों ने एक वर्ड, एक फ्रेज बनाया, दैट इज अगर कहीं ग्राम एटम लिखा हो एक साथ बिना किसी दलाल के, विदाउट एनी ब्रोकर इन बिटवीन, सो इफ देर इज ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, so wherever the word these phrase are used, these are phrase you have to understand by mole. Whenever we represent something in gram atom, gram ion, gram, you have to understand mole. Let's understand what I mean by. Let's take an example. बच्चों, if I say, अगर मैं ऐसा कहूँ कि 24 ग्राम एटम, this hyphen is not जरूरी, डैश may or may not be, I have just written for you. So ग्राम एटम कार्बन, इसका what it mean for, क्या मतलब हुआ इसका?
जब भी ग्राम एटम एक साथ लिखा होगा सो ये इसका मास नहीं है, दिमाग में डाल लीजिए आप लोग, ये इसका मास नहीं है। ये क्या है? ये इसको लिखते ही भैया लोग, दीदी लोग, आप लोग समझ जाएंगे कि ये मोल बोला जा रहा है। व्हाट इज इट? मोल। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड 24 moles carbon, 24 moles carbon. And if I write like this, 24 gram carbon atoms. Now we have carbon atoms in between these two, gram and atom. मतलब ग्राम एटम साथ में नहीं है, these two are not together. So now it is mass. Now we have carbon atom 24 gram. Now it's a mass of carbon atom. Carbon atom is 24 gram. So how many moles? 24 by 12. It is 2 moles. Is that clear? Is that clear? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 24 ग्राम कार्बन एटम्स, इट मीन्स 2 मोल्स. बट अगर 24 ग्राम एटम, इट मीन्स 24 मोल्स. जस्ट अंडरस्टैंड दिस एज अ मोल. सो बच्चों, wherever you find gram atom or gram molecule or gram ion, you have to just understand that these two combination of the words as a mole. Okay? And why it is, I have already explained you. Now representation of atom में पढ़ा दिया आपको. चलिए, तो आपको मेरी बात समझ आई क्या? लेट्स ट्राई ए प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों. एक क्वेश्चन ट्राई करो. 16 ग्राम नहीं 16 सॉरी 48 ग्राम आयरन ऑक्साइड A and B 48 ग्राम ऑक्साइड आयन. इन दोनों पे आपको चार्ज निकालना है इन फैराडे. कैलकुलेट चार्ज इन दिस टू 48 ग्राम आयन ऑक्साइड एंड 48 ग्राम ऑक्साइड आयन. फॉर दिस टू कैलकुलेट चार्जेस इन फैराडे. जस्ट डू. कम ऑन एवरीवन. It's just 1 minute 60 seconds everyone. Okay, your time starts now. It's very easy. Just funny question. 24 gram iron oxide and 24 gram oxide ions. Now let's see, let's discuss it for just making it more clear. So it just means mole बच्चों, it's a 48 moles oxide. So 1 mole is 2 Faraday. 48 mole in 48 into 2 Faraday. So it will be 96 Faraday, isn't it? It's too easy यार, है ना? ये जितना चार्ज है 1 मोल पे 2 Faraday. And here we have 48 moles. So 48 into 2 Faraday, 96 Faraday. That's too easy. And here 48 gram. And we know its atomic weight is 16. So how many moles? 48 by 16 moles. It's a 3 moles. And we have 2 for 2 Faraday for 1 mole. So it will be 6 Faraday. So our answer will be 96 Faraday and 6 Faraday, isn't it? चलिए, बाकी मैं अगले क्लास में आपके लिए कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा, मज़ा आएगा. मेरा अगला कंटेंट है, आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप अमंग एटम्स. आपको बताऊँगा एटम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, नेचुरल एबंडेंस क्या होता है. वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स. एंड तब तक अपना ध्यान रखिए आप लोग. और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मानोगे? मैं गुरु हूँ देखो, और पवित्र गुरु हूँ. मैं पैदा ही पढ़ाने के लिए हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है. तो अपने माता पिता का सुबह उठ के पैर छूना है. अगर छूते होगे तो कंटिन्यू रखो, और नहीं छूते होगे तो जाके छूना. थोड़ा शर्म आएगा शुरू में, थोड़ा यू विल फील लिटिल बिट शाई, लिटिल बिट अजीब सा लगेगा. बट यू जस्ट कन्वे देम कि मेरे सर ने बोला है, आई एम जस्ट डूइंग. एंड आफ्टर फॉलोइंग सम डेज यू विल बी इन हैबिट ऑफ दैट. और पता है उन्होंने सुबह सुबह रोज़ पैर छूओगे ना, तो उनके दिल से जो आशीर्वाद दुआएं निकलती हैं ना, सो वॉट एवर एविल्स माइट बी सराउंडिंग यू इन योर लाइफ, जस्ट गो अवे. वो दूर चले जाएंगे. उनकी दुआओं में बहुत दम होता है. ठीक है, तो आप लोग फॉलो करना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़रूर फॉलो करना. मैं पूछूँगा अगली क्लास में. थैंक यू.
ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।